नमस्कार साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। तो गुलाम वंश को हमने उसमें दो शासक और बचे हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन और कैकवाद है। और बाकी का जो हमने पहले वीडियो में पढ़ाया है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि हम आज आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो गयासुद्दीन का जो समय था, कालकाल था, वो था 1265 ईस्वी। 1265 ईस्वी था, 1265 से 1287 ईस्वी तक। और उसके बाद ये गयासुद्दीन बलबन जो था, इलवरी जाति का तुर्क था। ये गयासुद्दीन बलबन इलवरी जाति का तुर्क था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बासरी ने खरीद कर दिल्ली लाया था। तो बलबन एक गुलाम था, मतलब जिसको खरीद कर अगर कोई व्यक्ति ले जाता है तो वो गुलाम के तौर पर रहता है। और उसके बाद जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश मतलब आराम शाह के बाद जो से वो था, वो क्या है, उसने इल्तुतमिश ने इसको बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा। ग्वालियर विजय के उपरांत किसको खरीदा? तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। और जो ये था बलबन रजिया के शासनकाल में अमीर ए शिकार के पद पर क्या था? कार्यरत था। अमीर ए शिकार के पद पर कार्यरत था। इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित चालीसा दल को बलबन ने समाप्त कर दिया था। जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल बनाया था, जिसको हम चालीसा या चहल गामी कहते थे, उसको क्या किया? बलबन ने समाप्त कर दिया। एक चीज़ ये था कि बलबन के शासनकाल में खलनौती, जो इसकी राजधानी थी, खलनौती क्या था? एक समय यह विद्रोहों का केंद्र था, विद्रोहों का नगर कहा जाता था। बलबन के विद्रोही सरकार मतलब तुगरिल खां, ये बलबन का जो विद्रोह हुआ था बलबन के शासनकाल में, बंगाल में विद्रोही सरकार तुगरिल खां को मलिक मुकद्दर ने पकड़ा था। मलिक मुकद्दर कौन था? इसका सेनापति था। तो मलिक मुकद्दर ने किसको पकड़ा था? जो बंगाल में विद्रोही सरकार थी, उनको पकड़ा था। उसके बाद आता है, फिर ये क्या किया था, इनके मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। इसके शासनकाल में जो मेवाड़ उसमें भी विद्रोह हुआ, तो उसका दमन किसने किया? बलबन ने ही किया था अपने शासनकाल में। गयासुद्दीन बलबन बहुत सारी उपलब्धियां हासिल किए हुआ था, जिसको हम देखते हैं अभी। जिसकी अन्य उपलब्धियों के बारे में देखते हैं, इसने क्या किया अपने कार्यकाल में किया। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान अर्ज कहते हैं। मतलब इसने क्या किया कि एक सैन्य विभाग की स्थापना की जो केंद्र से लेवल थी, मतलब केंद्रीय लेवल की थी। उसको क्या कहते हैं? दीवान ए अर्ज कहा जाता है। और उसके बाद इसने क्या किया कि जो इसके सीमा क्षेत्र में जितने भी पुराने किले थे, उनको इसने पुनर्निर्माण करवाया, मतलब उनका सौंदर्यीकरण करवाया। जो पुराने किले थे उनको सौंदर्यीकरण किसने करवाया? तो बलबन ने करवाया था। और इसके शासनकाल में दो प्रचलन अधिक थी, वो एक सिजदा, एक पाबोस। ये क्या था? ये एक धार्मिक कर था। सिजदा और पाबोस लिया जाने लगा था इसके शासनकाल में। तो पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि सिजदा और पाबोस क्या है? तो ये एक धार्मिक कर था, जो कि किसी धर्म से रिलेटिव, जैसे सिजदा और पाबोस एक हिंदू और एक मुस्लिम धर्म से था, इसको लिया जाने लगा था इसके शासनकाल में। और उसके बाद इसने क्या किया था कि फारसी रीति रिवाज के आधारित नवरोज़ उत्सव का आरंभ किया। जो फारसियों का त्यौहार, प्रमुख त्योहारों में से एक है नवरोज़ त्यौहार, यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो क्या किया था? फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ उत्सव को प्रारंभ किया। जो ये नवरोज़ त्यौहार था, इसको प्रारंभ किया। बलबन ने अपने शत्रुओं के साथ हमेशा लौह और रक्त की नीति अपनाया करता था, मतलब उनको कभी क्षमा नहीं करता था। लौह रक्त
तलवार और रक्त, मतलब जब भी तलवार निकलती है तो रक्त ही बहता है। अगर मेहमान से तलवार निकल आती है तो वो रक्त ही बहाती है। तो इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी अपने दुश्मनों के प्रति या अपने शत्रुओं के प्रति। और उसके बाद इसने क्या किया था कि उसने कहा, मतलब बलवान ने कहा था कि जो राजा होता है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मतलब कोई भी रहता है तो वह धरती पर अगर आता है तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जिसे सुल्तान जिल्ले इलाही कहा जाता है। मतलब इसने खुद को क्या किया, सुल्तान घोषित कर लिया था, सुल्तान था ही। तो इसने क्या कहा, सभी से कहा कि जो पृथ्वी पर राजा होता है वो ईश्वर द्वारा प्रेरित या भेजा गया हुआ होता है, जिसे सुल्तान जिल्ले इलाही का नाम दिया गया। और उसके बाद इसने क्या किया कि उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्ति, मतलब जो ऊंचे कास्ट के व्यक्ति थे और जो निचली कास्ट के व्यक्ति थे, उनको क्या किया, उनके बीच में अंतर स्थापित किया। अंतर स्थापित करना मतलब जाति में भेदभाव इसके शासनकाल में बढ़ा। तुम नीच हो, तुम ये हो, ये इसके शासनकाल में बढ़ा। और उसके बाद इस ये जो था अपने दरबार को ईरानी परंपरा, मतलब एक होता है जैसे भारतीय सभ्यता होता है या फिर और से होते हैं हड़प्पा सभ्यता, सब अपने अपने सभ्यता। तो इसने क्या किया था, अपने महल को ईरानी सभ्यता के हिसाब से सजाया था। मतलब ईरान में जिस तरह से महलों को सजाया जाता है उसी तरह से इसने अपने दरबार को सजाया था। और जो कुरान में नियम थे उनको शासन का आधार बनाया। कुरान के जितने भी नियम थे उनको शासन में लागू किया। कहने का अर्थ ये है कि एक ये पक्का मुसलमान था। तो इसने क्या किया, कुरान की जो बातें थीं, जो उपनिषद थे, उनको इसने अपने शासन में लागू किया। ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। मतलब ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। बलवन दिन नहीं, बलवन। और उसके बाद ये सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया तथा उनके नाम के खुतवे पढ़े। मतलब ये, और खलीफा मतलब आता है कि सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया, तो खलीफा का नाम अंकित कराया था। सुल्तान बनने के बाद शराब एवं भोग विलास त्याग दिया था। गयासुद्दीन बलवन जो था, सुल्तान के बनने के पहले ये भोग विलासी हुआ करता था। उसके बाद इसने क्या किया था, भोग विलास को एकदम त्याग दिया था। त्याग देने का मतलब उसकी तरफ देखा भी नहीं था इसने। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत चर्चित होती हैं, तथा अमीर हसन रहते थे। मतलब इसके शासनकाल में अगर पूछा जाए इसके शासनकाल में कौन कौन रहते थे, तो प्रसिद्ध कवि फारसी के तो अमीर खुसरो और अमीर हसन 2 ऐसे कवि थे जो इसके महल में रहते थे। और अगर पूछा जाए ज्योतिषी में प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं चिकित्सक मौलाना हमीदुद्दीन मुतरीज, मतलब ये थे हमीदुद्दीन मुतरीज, बलवन के दरबार में रहते थे। महान चिकित्सक और ज्योतिषी दोनों थे। और उसके बाद क्या था कि बलवन ने खुद को आफरासियाब का वंशज बताया। मतलब ये कोई उच्च कास्ट का था, आफरासियाब का वंशज बताया। बलवन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। यहाँ पे बलवान नहीं होगा, सॉरी ये गलती से हो गया, यहाँ पे बलवान नहीं होगा। बलवन की जो न्याय व्यवस्था थी वो निष्पक्ष थी। मतलब ये किसी को देख ताक कर निर्णय नहीं लेता था, ये सिर्फ न्याय को ही न्याय देता था। मतलब सही को सही और गलत को गलत बताता था। ये मतलब न्याय के मामले में एकदम अच्छा शासक था। और उसके बाद आता है बलवन के शासन की सफलता का प्रमुख श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। किसी शासनकाल में होता है कि उसका गुप्तचर जितना अच्छा मजबूत रहता है वो उतना अच्छा शासन करता है। तो इसका गुप्तचर विभाग बहुत ही अच्छा था।
उसके बाद है बलवन के राजस्व का सिद्धांत के दो प्रमुख विशेषताएं थी। मतलब इसके राजस्व के सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं। नंबर एक था सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है। मतलब सुल्तान का पद जो था वो ईश्वर द्वारा प्रदान होता था, मतलब इसका मानना था। और सुल्तान को निरंकुश होना, मतलब उसके अंदर दया भाव ना होना, ये परम आवश्यक मानता था। मतलब एक होता है कि सुल्तान जो होता है दयालु होता है, लेकिन ये क्या था, निर्दयी था। अगर सही है, अगर शासन करना है तो निर्दयी बनना पड़ता है, नहीं तो वो शासन नहीं हो सकता है। तो उसके बाद ये आते हैं, फिर क्या होता है कि इसके बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु हो जाती है। जब ये शासन कर रहा होता है तो इसके बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद ये क्या होता है कि सदमे में रहने लगता है। मतलब एक होता है कि जैसे आघात हो जाता है, तो यह सदमे में रहने लगता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होती है 1287 ईस्वी में। 1287 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है सबसे अंतिम नहीं होता है, आता है कैकुवाद शासन करता है 1287 से 1290 ईस्वी तक। तो बलवन के उत्तराधिकारी के रूप में कैकुवाद ने दिल्ली की गद्दी पर 1287 ईस्वी में आसीन हुआ। अगर पूछा जाए कैकुवाद गद्दी पर कब बैठा, तो 1287 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और उसके बाद कैकुवाद का सेनापति गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। मतलब ये तुर्क नहीं था, नाम भले लग रहा हो लेकिन ये तुर्क नहीं था। क्या था, ये सरदार था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसके बाद इसका प्रमुख सेनापति था खिलजी का, कैकुवाद का। कैकुवाद लकवा से मारा, मतलब इसको लकवा मार दिया था, इसलिए ये चल फिर नहीं सका, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कैकुवाद अत्यंत विलासी एवं कामुक था। मतलब जहाँ एक वो थे गयासुद्दीन बलवन जी, वो सुल्तान बनने के बाद भोग विलास बिल्कुल त्याग दिए थे। वहीं कैकुवाद क्या किया था कि ये बड़ा ही स्त्रियों का प्रेमी था, बहुत कामुक था। मतलब स्त्रियों के वशीकृत था, मतलब इसको स्त्रियाँ अपने वश में आसानी से कर सकती थी। ये बहुत भोग विलासी था। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो होता है कैकुवाद का जो एक भाई होता है क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स, तो वो होता है। लेकिन क्यूमर्स भी क्या होता है कि ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाता है। तो 1287 में कैकुवाद और इसी के बीच में इसका भाई क्यूमर्स शासक बनता है, जिससे क्यूमर्स के बाद फिर क्या होता है कि आता है खिलजी वंश। ये शासन नहीं कर पाता ठीक से। ये 1290 में क्या होता है, ये शासन से हटा दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे प्रतापी, मतलब सबसे शक्तिशाली कौन था, किसने शासन किया, तो सबसे शक्तिशाली बलवन था। बलवन ने बहुत सारे कार्य करवाए, बहुत सारे उसके थे काम जो कि सराहनीय थे। और यह अपने शत्रुओं से हमेशा लौह और रक्त की नीति पर काम करता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।